नमस्ते, मैं जनक रेड्डी डुब्बाका हूँ। भौतिकी नीट भौतिकी का त्वरित पुनरावलोकन यानी सूत्रों का पुनरावलोकन। अब तक हमने 2 अध्याय पूरे कर लिए हैं, वे हैं समतल में गति और द्रव्यमान का केंद्र। अब हम एक और अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, वह है टक्कर। इस अध्याय में 2 व्याख्यान हैं। ये टक्कर भाग 1 है। ये नीट छात्रों के लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अधिकांश छात्र इन अध्यायों की उपेक्षा करते हैं। समतल में गति, द्रव्यमान का केंद्र, टक्कर और घूर्णन गति। इन अध्यायों से हम कम से कम 4 से 5 प्रश्नों की अपेक्षा कर सकते हैं, और वह भी इन अध्यायों के 90% प्रश्न केवल सूत्रों पर आधारित होते हैं। अगर आपको सूत्र पता है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए, हमने पहले ही समतल में गति और द्रव्यमान का केंद्र पूरा कर लिया है। अब यह तीसरा अध्याय है, यानी टक्कर भाग 1। देखिए, टक्कर में 3 प्रकार की टक्कर होती है। एक है प्रत्यास्थ टक्कर, अपूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर और पूर्ण अपूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहते हैं, इसलिए गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों केवल प्रत्यास्थ टक्कर में ही संरक्षित रहते हैं। यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक ई 1 के बराबर होता है। अपूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में हर टक्कर में संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन यहाँ गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। लेकिन यहाँ वस्तुएं कभी भी आपस में नहीं चिपकती। यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक 0 और 1 के बीच होता है। पूर्ण अपूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में भी संवेग संरक्षित रहता है, लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं आपस में चिपक जाती हैं और समान वेग से चलती हैं। यहाँ पूर्ण अपूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई 0 के बराबर होता है। यहाँ देखिए, प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर होता है v2 माइनस v1 विभाजित u1 माइनस u से। यहाँ v2 माइनस v1 का मतलब है वस्तुओं की सापेक्ष वेग, टक्कर के बाद अलग होने की सापेक्ष वेग, और यह टक्कर से पहले पास आने की सापेक्ष वेग है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। E बराबर है v2 माइनस v1 विभाजित u1 माइनस u से। यहाँ सिर से सिर टकराने वाली प्रत्यास्थ टक्कर है, एक आयामी। यहाँ देखिए, टक्कर से पहले इन वस्तुओं की वेग u1 और u2 है, ये टक्कर के दौरान है। टक्कर के बाद इनके वेग v1 और v2 हो जाते हैं। देखिए, ज्यादातर समस्याएं इन 2 सूत्रों पर निर्भर करती हैं। देखिए, v1 टक्कर के बाद पहली वस्तु की वेग है, जो है m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 गुणा u1। दो m2 u2 बटा m1 प्लस m2, और यह टक्कर के बाद दूसरी वस्तु की वेग है, 2m1 u1 बटा m1 प्लस m2 और प्लस m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 गुणा u2। देखिए, यहाँ कुछ विशेष मामले हैं। उदाहरण के लिए m1 बराबर है m2 के, ऐसे में v1 बराबर है v2 के, v2 बराबर है v1 के। मतलब पहली वस्तु को दूसरी वस्तु की वेग मिल जाती है और दूसरी वस्तु को u1 की वेग मिल जाती है। यहाँ मतलब यह है कि टक्कर के बाद उनकी वेगें आपस में बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक वस्तु विश्राम अवस्था में है, यहाँ u2 शून्य हो जाता है, यह पद शून्य हो जाता है और यह पद भी शून्य हो जाता है, और v1 बराबर होता है m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 गुणा u1, और v2 बराबर होता है 2 गुना m1 u1 बटा m1 प्लस m2। देखिए, यह सामान्य सूत्र है जिसे हम इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों टक्कर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए, v1 बराबर है m1 माइनस em 2 बटा m1 प्लस m2 गुणा u1, 1 प्लस e गुणा m2 u2 बटा m1 प्लस m2। उदाहरण के लिए, अगर ये एक प्रत्यास्थ टक्कर है तो E बराबर है 1 के, फिर E को 1 मानकर रखें, यहाँ हम पहले वाला सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अनिलास्टिक टक्कर में E का मान 0 से 1 के बीच हो सकता है। अगर E का मान दिया गया है तो आप उसे स्थानापन्न कर सकते हैं। यह है, ये 2 सूत्र पुनः स्थापन गुणांक के संदर्भ में है। इन दोनों सूत्रों को हम किसी भी टक्कर के लिए लागू कर सकते हैं, चाहे वह प्रत्यास्थ हो, अपूर्ण प्रत्यास्थ हो या पूर्णतः अपूर्ण प्रत्यास्थ हो। प्रत्यास्थ टक्कर में ई 1 है, अपूर्ण प्रत्यास्थ में ई 0 से 1 के बीच, और पूर्णतः अपूर्ण टक्कर में ई 0 होता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। अगर दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है और दूसरी वस्तु स्थिर है, तो टक्कर के बाद वेगों का अनुपात यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। v1 v2 बराबर होता है 1 माइनस ई 1 प्लस ई। देखिए, कई बार इस सूत्र पर सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए, जब दूसरी वस्तु स्थिर होती है तो गतिज ऊर्जा में आंशिक कमी यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से विभाजित करते हैं। यह है 4m1 m2 बटे m1 जोड़ m2 का पूरा वर्ग। यह बहुत 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 महत्वपूर्ण है। 4m1 m2 बटे m1 जोड़ m2 का पूरा वर्ग। और अगला है पहली वस्तु द्वारा संचित गतिज ऊर्जा यानी डेल्टा के ई बटे के ई संचित। संचित का मतलब है एक माइनस आंशिक ऊर्जा हानि। ये बन जाता है m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 का पूरा वर्ग। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर सूत्रों पर आधारित समस्याएं सीधे इसी सूत्र पर दी जाती हैं। यह गतिज ऊर्जा में आंशिक कमी का सूत्र है और यह पहली वस्तु द्वारा संचित गतिज ऊर्जा है। अगला बिंदु, इंपल्स का अर्थ है संवेग में परिवर्तन। यह भी एक सामान्य सूत्र है जिसे हम किसी भी टक्कर के लिए लागू कर सकते हैं। m1 m2 बटे m1 प्लस m2 गुणा 1 प्लस ई गुणा u1 माइनस u2। इसलिए यहाँ पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में E बराबर होता है 1 के। अप्रत्यास्थ टक्कर 0 से 1 के बीच होती है और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में E बराबर होता है 0 के। और साथ ही गतिज ऊर्जा में हानि 1 बटे 2m 1 m 2 बटे m 1 प्लस m2 गुणा 1 माइनस ई स्क्वायर गुणा u1 माइनस u2 का पूरा वर्ग। यहाँ देखें प्रत्यास्थ टक्कर में E बराबर होता है 1 के। अगर आप यहाँ E बराबर 1 रख दें तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है। इसलिए प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा की हानि 0 होती है। क्यों? क्योंकि गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। हर स्थिति में कुल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कुल अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। यहाँ कोई भी गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है। और ये वे सूत्र हैं जिन्हें हम किसी भी टक्कर के लिए लागू कर सकते हैं। ये इम्पल्स के लिए है। इम्पल्स का मतलब संवेग में परिवर्तन और गतिज ऊर्जा में हानि। देखिए ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक गेंद किसी निश्चित ऊंचाई h से गिर रही है। मान लीजिए गेंद और जमीन के बीच प्रत्यास्थता का गुणांक E है और गेंद बार बार उछलती है और अंत में विश्राम में आ जाती है। उदाहरण के लिए गेंद एक ऊंचाई h से गिर रही है। पहले उछाल के बाद ये ऊंचाई h1 तक उठती है और उस ऊंचाई से फिर गिरती है और किसी निश्चित ऊंचाई तक उछलती है और अंत में विश्राम में आ जाती है। इस स्थिति में नवी टक्कर के बाद वेग vn बराबर होता है e की घात n गुणा vn बराबर होता है e की घात n गुणा u, जहां u बराबर है 2gh का वर्गमूल। क्यों? क्योंकि ये एक ऊंचाई h से गिर रही है और एक और कुल hn ऊंचाई नवीन टक्कर के बाद hn बराबर होता है e की घात 2n गुणा h। ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पहली टक्कर के बाद उठाई गई ऊंचाई क्या है? इसलिए n बराबर है 1 e स्क्वायर h। दूसरी टक्कर के बाद e की घात, दूसरी टक्कर के बाद e की घात 4h, इसी तरह। और कुल दूरी जो तय की गई, इसलिए जब यह h ऊंचाई से गिर रही है और कई बार उछलने के बाद अंत में रुक जाती है तो कुल दूरी कितनी होगी? कुल दूरी 1 प्लस ई स्क्वायर बटा 1 माइनस ई स्क्वायर गुणा h। ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। कुल दूरी h है लेकिन कुल विस्थापन, कुल दूरी 1 प्लस ई स्क्वायर बटा 1 माइनस ई स्क्वायर गुणा h है लेकिन कुल विस्थापन h है। क्यों? क्योंकि यह h ऊंचाई से गिर रही है और अंत में जमीन पर आकर रुक जाती है। कुल विस्थापन h है लेकिन कुल दूरी 1 प्लस ई स्क्वायर बटा 1 माइनस ई स्क्वायर गुणा h है और कुल समय लिया गया। देखिए कुल समय लिया गया और यह है 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई गुणा 2h बटा g का वर्गमूल और यही कुल समय है। और जमीन को दिया गया संवेग, वह संवेग कुल संवेग के बराबर है 1 प्लस ई बटा 1 माइनस ई गुणा पी, जहां पी प्रारंभिक संवेग है यानी m गुणा u। इसलिए p बराबर है m गुणा 2gh का वर्गमूल। अगला है पूर्णतः अनावेशी टक्कर। मतलब पूर्णतः अनावेशी टक्कर में टक्कर के बाद दोनों वस्तुएं समान वेग से चलती हैं। वह सामान्य वेग का सूत्र बहुत 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 महत्वपूर्ण है। सामान्य वेग v कॉमन बराबर है m 1 u 1 प्लस m 2 u2 बटा m 1 प्लस m2। इसके साथ यह टक्कर का पहला भाग है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। सिर्फ सूत्र, ठीक है, ये सूत्र है बहुत बहुत महत्वपूर्ण।
हम कम से कम 4 से 5 प्रश्नों की उम्मीद कर सकते हैं अध्यायों से। समतल में गति, अगला केंद्र का द्रव्यमान, टक्कर और घूर्णन गति। ये टक्कर का भाग 1 है।